बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस जो है वो ये फाउंडेशन है लीनियर अलजेब्रा की। यानी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बेस करती हैं वेक्टर स्पेस पे। तो वेक्टर स्पेस की फॉर्मल डेफिनेशन से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, और उनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो हमारे पास वेक्टर्स हैं। आप देखते हैं कि फिज़िक्स में वेक्टर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर्स की फिज़िक्स में हम जो पढ़ते हैं, और फिर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद फिर हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस की और उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेक्टर लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक वेक्टर लिखता हूँ 2 और 3। अब इस वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो ये R2 का एक वेक्टर है। ये वेक्टर कौन सा है? 2 और 3। ये नहीं, हमारे पास इसके जो एंड पॉइंट हैं वो कौन से हैं? मैं अगर इसका एंड पॉइंट यहाँ पर देख लूँ तो आपके पास ये वाला हमारे पास एक पॉइंट है 2 एंड 3। अब ये जो 2 3 पॉइंट है हमारे पास, इसको जब हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक वेक्टर बन जाता है। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या है? 2 डायमेंशन में। अगर हम इसी वेक्टर को 3 डायमेंशन में ले जाएं, या सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे मेरे पास ये जो 2 और 3 पॉइंट्स को जब हम ओरिजिन से मिला रहे हैं, हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है। अगर मैं इसको तब्दील कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं जो 2 है उसको माइनस रख लूं, तो ये वेक्टर कहाँ चला जाएगा? ये वेक्टर हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। 2 डायमेंशन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अब अगर इसी में तब्दील कर दूं, मैं दोनों को नेगेटिव ले लेता हूं, तो आप देख लें कि ये वेक्टर कहाँ पर चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। इसी तरीके से अगर मैं एक्स को पॉजिटिव और वाई को नेगेटिव रखूंगा, तो हमारे पास ये वेक्टर जो है वो कहाँ चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, ताकि जब हम सब स्पेसेस की बात करें तो आपको ये चीज़ें समझ। हम इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं 3 डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसके साथ क्या करता हूँ, एक वेक्टर में ऐड कर लेता हूँ। मसलन मैं 4t या 3t रख लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा इसको, ये हमारे पास एक वेक्टर है। ये वेक्टर कहाँ पर है? ये है 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में वेक्टर होने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखें कि इसको आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, एक ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, एक यहाँ इसकी वाई डायरेक्शन है, और एक हमारे पास क्या है? जेड डायरेक्शन है। अब ये 3 डायमेंशन होने का मतलब ये हुआ कि अब इस वेक्टर का ये जो पॉइंट है 2 3 3, ये जो आपको एक ब्लू डॉट नज़र आ रहा है इस वेक्टर के एंड पॉइंट पे, यहाँ से लेकर हम एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन तक लेते हैं, तो ये जो चीज़ बन जाती है इसको हम बोलते हैं वेक्टर 3 डायमेंशन। अब यहाँ आपके पास क्या बनेगा? अब सपोज करें कि मैं इस को ज़ीरो कर रहा हूँ,
जब मैंने z एक्सिस को 0 कर दिया, आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये जो वेक्टर है ये वापस किस प्लेन में आ गया, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन में आ गया। अब ये जो आपके पास ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ, ये जो आपके पास ग्राफ सा बना हुआ नजर आ रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास कौन सा है, इसको आप कहते हैं एक्स वाई प्लेन। अब यहां पर इस तरह की कितनी प्लेन्स बनेगी, एक ये एक्स वाई प्लेन है। अब अगर मैं इसको वापस 3 रखता हूं और मैं y को 0 कर देता हूं, अब जब मैं y को 0 करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब ये जो वेक्टर है, ये देखें ये बिल्कुल इसमें x 0 है, तो अब ये वेक्टर कहां पर आ गया, वाई जेड प्लेन में। इस तरह मूव करके देख लें, और इसी तरह से अगर मैं इसको x को 0 रखूंगा तो मेरे पास वाई जेड प्लेन बन जाएगी। तो जैसे हमारे पास वहां पर क्वाड्रेंट थे, यहां पर एक को 0 करने से क्या बन जाता है, प्लेन्स बन जाती। ठीक है, एक मेरे पास आ गया एक्स वाई प्लेन, वो तो हमें यहाँ पर ये ग्राफ जैसे बना हुआ है ये नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक्स को 0 करूँगा तो वाई जेड प्लेन बन जाएगा। इसको अच्छा आप थोड़ा सा इमेजिन कर लें, मिसाल के तौर पर आप जिस रूम में बैठे हैं, आप उसका एक कॉर्नर जो है, उस कॉर्नर को आप ओरिजिन ले लें। अब जब आप उस कॉर्नर को ओरिजिन ले लेंगे, यानी हमारे पास जो पॉइंट है कौन सा, 0 0 0 0 0 और 0, ये पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन ले लें। ये समझ लें कि आपके ये रूम का कॉर्नर है। अब इस रूम के कॉर्नर से आप इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है, सपोज करते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसमें आप बैठे हुए हैं, ये आपका रूम है। आप इमेजिन ये करें कि इसी तरह का एक रूम दूसरी साइड पे भी है, एक रूम इस तरफ भी है, और एक रूम जो है वो इस अपोजिट साइड के इस तरफ भी है। और जितनी आपके रूम की स्पेस यहां पर ऊपर है, ठीक है, जितनी आपकी इस ये जो रूम है फॉर एग्जांपल जिसमें आप बैठे हैं, ये वाला रूम, तो इसके नीचे भी जगह है, इसके ऊपर भी जगह है, इसके इस साइड पे भी जगह है, इधर भी है, इसके नीचे भी है, इसके ऊपर भी है। तो आपको ये 3 डायमेंशन जो स्पेस है वो इमेजिन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन को देखना है, विजुलाइज करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपके पास जो फर्श होगा, ये जो फर्श है ये आपके पास बन रहा है एक्स वाई प्लेन। आपके पास जो सामने वाली दीवार है, वो ये सामने वाली दीवार है, वो दीवार आपके पास बन रही है कौन सी, सामने वाली दीवार आपकी वाई जेड प्लेन है। एक तरफ आप 0 कर लें तो एक्स एक्स एक दीवार आपके पास जो है वो एक्स जेड प्लेन आ जाएगी, एक आपके पास वाई जेड आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये जो चारों दीवारें आपकी बन रही हैं, आप x को 0 करेंगे आपके पास एक चीज़, y को 0 करेंगे आपके पास दूसरा प्लेन, z को 0 करेंगे आपके पास तीसरी प्लेन बन जाएगी। तो ये एक्चुअली आपके पास सब सेट्स हैं किसके, R3 के। जब हम सब स्पेसेस पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। आपने करना यह है कि इनको सही तरीके से विजुलाइज कर लेना है। तो यहाँ तक हमने क्या चीज़ देखी है, एक तो हमने वेक्टर देखा R2 में 2 डायमेंशन में, और दूसरी चीज़ हमने 3 डायमेंशन में वेक्टर्स देखे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वेक्टर इन R2 क्या है? वेक्टर इन R2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो R2 के वेक्टर्स हैं हमारे पास, इन R2 के वेक्टर्स को हम तो क्या कर सकते हैं, प्लेन पे तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जब हम R3 पे जाते हैं तो उसके लिए फिर मैंने आपको वहां पर बता दिया है कि R3 का वेक्टर किस तरह का होगा। तो इस तरह का हमारे पास ये वेक्टर बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास 3 2 एक वेक्टर है, यहाँ 1 4 एक वेक्टर है, तो हमने इसको ओरिजिन से मिलाया, ये हमारे पास 2 वेक्टर आ गए। अब ये जो
उसने कहा है कि ईच ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई करस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट एक्स वाई। अभी जो मैंने आपको बता दिया कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं, R2 का एक पॉइंट ले लेते हैं, और उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, जब मिलाते हैं ओरिजिन के साथ, तो ये जो डायरेक्टेड लाइन है ये ज्योमेट्रिकली वेक्टर को डिनोट करती है। अब अगर हम वेक्टर को R3 में ले लें तो R3 का वेक्टर मैंने अभी आपको बता दिया कि वो कैसा होगा। यहाँ जाहिर बात है, ये चूँकि पेज पे बना हुआ है इसलिए आपको यहाँ इतना बेहतर नज़र नहीं आएगा। मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है कि R3 का जो वेक्टर है वो किस तरह का होता है। अब आप आते हैं वेक्टर एडिशन की तरफ, यानी हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। अब दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीकाकार क्या है, आप यहाँ पर देखें कि R2 में दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं। वो जो पैरेललोग्राम लॉ है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसके एंड पॉइंट से हम एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल वेक्टर लेते हैं। इसी तरीके से यानी उतने ही मैग्नीट्यूड का और इसके पैरेलल वेक्टर लेते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि इस वेक्टर के पैरेलल हमने ये वेक्टर लिया और इसी मैग्नीट्यूड का लिया, इस वेक्टर के पैरेलल हमने ये वेक्टर लिया और इसी मैग्नीट्यूड का लिया। अब जहाँ पर ये जाके मिल रहे हैं उसको हम ओरिजिन से मिला रहे हैं, तो ये मेरे पास जो बीच वाला वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये इस वेक्टर की एडिशन है। तो ये तो वेक्टर की एडिशन आ गई R2 में। सिमिलरली अगर हम चले जाएं, हम बात करें R3 में, तो बल्कि इससे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि हम उस वेक्टर के हर कंपोनेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि वो वेक्टर जो है, अगर तो ये नंबर पॉजिटिव है तो ये जिस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम क्या हो जाएगा, वेक्टर 2 टाइम ग्रेटर हो जाएगा किससे, ओरिजिनल वेक्टर से। और अगर हमारे पास ये माइनस में है तो वो क्या चला जाएगा, अपोजिट साइड पे, वेक्टर अपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि उसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -v हो जाएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो वेक्टर क्या होगा, अपोजिट साइड पे चला जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम ग्रेटर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं तो 2D की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल मेरे पास स्पेस है, मैंने वेक्टर लिखा था, फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर लिखता हूँ 1, यूनिट वेक्टर लिख लेता हूँ मैं, तो ये मेरे पास एक वेक्टर है जी 1 1 1, ठीक है। अब इस वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैं इसके आर कंपोनेंट्स को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 से। अब मैंने इसके आर कंपोनेंट को जब 2 2 से मल्टीप्लाई किया, आप देखें कि मेरे पास ये वेक्टर क्या हुआ, डबल हो गया और इसी डायरेक्शन में चला गया। अगर इसी वेक्टर को मैं 3 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसको जब मैं 3 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बना, अब ये देखें कि वेक्टर हमारे पास 3 टाइम इंक्रीज हो गया। इसको फॉर एग्जांपल मैं नंबर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल HH, और H को हम क्या कर लेते हैं, स्लाइड कर लेते हैं। अब यहाँ देखें कि वेक्टर आपके पास जो H की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वेक्टर इतना इंक्रीज हो रहा है, और जब H की वैल्यू माइनस में चली जाएगी तो ये देखेंगे ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। तो ये तो हमारे पास कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन का क्या है, एडिशन ये है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 2t 3t और 4t, ये जो मैं 2 3 4 3 और 3t वगैरह लिख रहा हूँ, बल्कि हम इसको 2 डायमेंशन में ही रखते हैं। तो ये जो मैं 2t 3t वगैरह रख रहा हूँ, ये एक्चुअली सिर्फ यहाँ पर ग्राफ ड्रा करने के लिए है। एक्चुअली ये फंक्शन जो है वो आपके पास, यानी जो हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक्चुअली है कि हम ओरिजिन को 2 और 3 पॉइंट को ओरिजिन से मिला के जो वेक्टर बना रहे हैं वो वेक्टर है। एक मेरे पास वेक्टर ये आ गया। दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, दूसरा वेक्टर बिल फर्ज में ले लेता हूँ -2
और अब ये देखें, ये दो वेक्टर मैंने ले लिए, एक ये रेड कलर का वेक्टर आपको नजर आ रहा है, तो एक ये ब्लू कलर नजर आ रहा है। अब इन दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा? ठीक है, इसको मैं 3t कर देता हूं। अब इन दोनों वेक्टर के एडिशन का मतलब क्या होगा कि जाहिर बात आप इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको आपस में ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 - 1 2 - 3 - 1 और 5t। अब यहां पर अगर आप देखें, मैं ऊपर वाले को भी 2t कर देता हूं ताकि हमारे पास इसकी एडिशन जो है वो हमारे स्केल के अंदर आ जाए, 40। अब ये दो वेक्टर के एडिशन का मतलब क्या है? इन दो वेक्टर्स के एडिशन का मतलब अभी जो मैंने आपको R2 में बताया वो यही है कि हम ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, इसके एंड पर एक इसी के पैरेलल और इसी मैग्नीट्यूड का हम वेक्टर यहाँ ड्रा करेंगे, और ये जो रेड है इसी के पैरेलल और इसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम यहाँ ड्रा करेंगे, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे। तो ये मेरे पास, अगर इसको मैं u कह देता हूँ, इसको मैं v कह देता हूँ, तो ये बीच वाला u प्लस v होगा। ये तो बात आ गई R2 में। मसला ये है कि R3 में ये क्या होगा, यानी यहाँ पर आपको चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप उसको R3 में चीज़ें पता चल जाए। मसलन मैं इसी के एक ऐड कर देता हूँ 3t, इसी के दूसरी साइड में मैं रख लेता हूँ -t, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास इसका जो तीसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा 2t। इसको अब हम ले जाते हैं ज़रा R3 में। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यहाँ ये जो वेक्टर है, ये अब आपको R3 में दो वेक्टर नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें, ये चूँकि एक मैंने नेगेटिव रखा हुआ है इसलिए ये नीचे जा रहा है। अगर इसे मैं नेगेटिव की जगह प्लस कर देता हूँ तो ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये तीनों जो हैं वो एक पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5t। अब यहाँ पर वही काम है जो एडिशन आपकी R2 में थी, इसी तरह की एडिशन R3 में है। अब क्या हो रहा है, अब वो ये रहा है कि R3 में ही हमारे पास ये वाला जो वेक्टर था, हम इसी के पैरेलल एक वेक्टर ले लेंगे और इसी मैग्नीट्यूड का, और इसी तरीके से या इस रेड लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींच लेंगे और इसी मैग्नीट्यूड की, तो ये जिस जगह पे इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम वापस ओरिजिन से मिलाएंगे। तो हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है बीच वाली, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वेक्टर एडिशन है। अब इसी तरह से R3 में अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देख लें तो वो भी वही कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पर ये एक वेक्टर था फॉर एग्जांपल, और इसको मैं भी 1 1 1 ही रख लेता हूँ ताकि हमारे पास छोटा वेक्टर आ जाए। और अब क्या कर देते हैं, HKL। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास ये वेक्टर है TTT। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये R3 में किस तरीके से है। अब ज़रा हम एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। अब ये देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करने से क्या होगा, जब ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाली साइड में है, और जब ये नेगेटिव है तो ये कहाँ पर है। ये देखें, अब चूंकि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाली। तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है। अब सपोज करें कि हम एच को फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एच को वापस 1 रख लेता हूं। हम जरा के को यानी वाई को तब्दील करते हैं। अब ये देखें कि ये अलोंग वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर आपका तब्दील हो रहा है। इसी तरीके से अगर जेड के साथ देखेंगे तो जेड में तब्दील होगा। तीनों को जरा थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हम जो ही वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो वेक्टर के साथ ये हो रहा है। अब हम करते ये हैं कि चूंकि स्केलर से ज़ाहिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नहीं होगा कि हम h को अलग और k को अलग और उसको अलग वैल्यू देंगे। तो मैंने एच टी कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि वेक्टर जो है वो जो हम h को बढ़ा रहे हैं या वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है या वो क्या कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब अगर हम इसे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ेगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ h को वेरी कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा -5 से 5 तक। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का R2 और R3 में। नाउ हम मूव करते हैं कि आप फिजिक्स में जो वेक्टर्स की नोटेशंस पढ़ते थे ai प्लस bj, तो सबसे पहले हम R2 में देख लेते हैं। तो R2 में हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है कि in the plane R2 every vector can be written as a linear combination of the standard unit vector। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है 1 0 एंड 0 1 इसकी फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी जो एलिमेंट है आपके पास ए बी R2 का, उसको हम लिख रहे हैं a इंटू 1 0 प्लस b इंटू 0 1। तो ये जो 1 0 है और 0 1 है इसको हम a और i और j कह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास i आ गया और ये क्या आ गया, j आ गया। अब ये वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि हम R2 में वेक्टर को किस से डिनोट कर रहे हैं, 3i प्लस 2j। और ये जो हमारे पास i वाला कंपोनेंट है ये आपको x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो j वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। अब यहाँ पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम है कि अब हम क्या करते हैं, यानी R2 में इस तरह का एक वेक्टर होता है, उसको मल्टीप्लाई करने का मतलब, ऐड करने का मतलब ये है कि हम i कंपोनेंट को i में और j को j में ऐड कर लेते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर अगर इस वेक्टर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो i वाला कंपोनेंट भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 वाला भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप जाएंगे R3 में, तो R3 में जब आप जाएंगे तो R3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, R3 में वेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे A1j B1 i j और k। तो ये i j और k क्या है, ये आपके पास इसी तरह से यूनिट वेक्टर है। जैसे यहाँ पर i है तो i मेरे पास है 1 0 0 और j जो है वो मेरे पास यहाँ पर 0 1 0 है और k जो है वो मेरे पास 0 0 1 है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि R3 का हर एलिमेंट हम इनके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख रहे हैं, किसके, a इंटू दिस i प्लस b इंटू j प्लस c इंटू k। तो ये आपने फिजिक्स में चीज़ें पढ़ी हुई हैं और इनको जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, और इनको ऐड करने का तरीकाकार ये है कि i के कंपोनेंट को i में, j को j में और k को k में ऐड कर देते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हम हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ से आ जाते हैं कहाँ पर, यह वेक्टर्स R3 में आ गए। R3 में वेक्टर्स मैथमेटिकली हम क्या चीज़ कम कर रहे हैं। अब आप एक तो ज्योमेट्रिकली आपने वेक्टर्स को देख लिया R2 में, R3 में आप ज्योमेट्रिकली चूँकि हम R3 से ऊपर विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और जब बात की हमने इसको IJK की फॉर्म में, तो हम वहाँ पर भी IJK की फॉर्म में हम R3 तक ही डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, तो ये जो R3 है या R2 है, इस तरह के जो ऑर्डर टपल्स हैं, जैसे ये R3 है, इसमें से एक निकाल देंगे तो R2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस बन जाती है। अब इसकी एडिशन क्या होती है, इसकी एडिशन ये होती है कि हम x कोऑर्डिनेट को x में, y को y में और z को z में ऐड कर देते हैं। और इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम हर एक को क्या करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं R3 में से R4 में, R5 में, R6 में, इसमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर रख लेता हूँ A1 A2 A3, अब मैं जितने A मर्जी डालूँ मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मसलन R5 में रख लेता हूँ, तो अब इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए आसान है। तो ये मेरे पास R5 का एक एलिमेंट है जिसको ना हम विजुलाइज कर सकते हैं, ना हम ज्योमेट्रिकली इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसको लिख सकते हैं। अब एक वेक्टर मेरे पास ये है जो 5 डायमेंशन का वेक्टर है, और एक यू वेक्टर में अगर 5 डायमेंशन का ले लूँगा, मसलन मैं ले लेता हूँ B1 B2 B3 अप टू सो ऑन B5, ठीक है।
तो अब इसकी एडिशन क्या होगी, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हर एलिमेंट को क्या कर देंगे, उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कंसेप्ट को हम इनलॉज कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, किस पे एक्सटेंड कर सकते हैं, आर एन पे। अब यहां पर आप देखें ये एडिशन है, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और इसी को हम क्या कहाँ लेके जा सकते हैं, हम इसको आर एन पे ले जा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है। तो आप व्हाट इज आर एन, आर एन में हम क्या करते हैं, इसके एन कंपोनेंट ले लेते हैं, u1 u2 अप टू सो ऑन un, v हमारे पास v1 से vn, w हमारे पास w1 से wn तक। और इसकी एडिशन कैसे है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है, ये मैंने आपको बता दी। अब n आप अपनी मर्जी से रख लें, 10 रखें, 50 रखें, 100 रखें, 1000 रखें, अरब रखें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास आम ऑब्जर्वेशन, फिर हम वापस आ जाते हैं R2 पे। अब आप जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं R2 में, तो हमारे पास आपने देखा अभी कि वो वेक्टर वापस R2 का ही एक वेक्टर बन रहा है। तो हम कुछ एक्सियम्स देखते हैं। एक्सियम सबसे पहले यह है कि जब भी हम इस Rn को जरा आप थोड़ा देर R2 कंसीडर करें कि R2 के दो वेक्टर्स को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, R2 के दो वेक्टर्स को जब हम वापस ऐड करते हैं आपस में, तो होता क्या है कि वो वापस R2 का वेक्टर ही आता है। सिमिलरली अगर हम R3 के दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे तो वापस R3 का वेक्टर ही बन रहा था। तो इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे Rn के अंदर तो वापस Rn का ही वेक्टर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Rn है ये अंडर एडिशन क्लोज है, ठीक है। वही बात जो हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ के आए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि ये कम्यूटेटिव होता है। आप u प्लस वी करें या v प्लस u करें, वेक्टर्स में आप देखते हैं कि अगर आप u वेक्टर को v में ऐड करें या v को u में ऐड करें, अब इसको आप 3 पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं जो हमने ज्योमेट्रिकली बात की है, दूसरा जो हमने ai प्लस bj की फॉर्म में बात की है, ठीक है, और तीसरी जो हमने मैथमेटिकल बात कर रहे हैं, यहाँ हम इसको Rn में प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको इसमें भी दे सकते हैं कि मैं ai प्लस bj हो और दूसरी मेरे पास यहाँ सी आई प्लस, एक वेक्टर हो ए आई प्लस बी जे और दूसरा मेरे पास सी आई प्लस डी के, या सिंपल कर लेते हैं इसको, मेरे पास अगर यू एक वेक्टर हो ए वन आई प्लस ए टू जे और वी मेरे पास वेक्टर हो बी वन आई प्लस बी टू जे, तो अब यहाँ u प्लस वी करें या v प्लस यू करें, बात एक ही आएगी, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव भी होता है। चूँकि ग्रुप थ्योरी आपने डिटेल में पढ़ी हुई है, लिहाजा इसको मैं थोड़ा जल्दी से ही इन एग्जाम्स को देख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। तो ये वेक्टर एडिशंस में ये एसोसिएटिव भी होते हैं। ये अगर आप 3 वेक्टर्स को ऐड करें और उनको जिस ऑर्डर से मर्जी ऐड करें, जवाब एक जैसा आएगा। उसके बाद हमारे पास जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको किसी भी वेक्टर में ऐड कर देंगे वापस वही वेक्टर आएगा उसको। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब अगर एक हमारे पास वेक्टर हो u तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब यह है कि उसके हर कंपोनेंट को माइनस बना देंगे, वापस ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये तो हमारे पास 5 वेक्टर्स आ गए, इसका 5 प्रॉपर्टीज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो Rn है अंडर वेक्टर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप बनाता है। दूसरा यहाँ ऑपरेशन है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ भी आपने अभी नोट किया है कि जब मैं R2 के एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो वापस R3 का या R1 में नहीं आ रहा था, वो क्या है R2 का ही एक वेक्टर बन रहा था। इसी तरीके से जब मैं R3 के एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा था वापस R3 का ही वेक्टर था। तो इस तरह से हमारे पास Rn के किसी वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किसी स्केलर से, तो वापस Rn का ही एक वेक्टर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या इन वेक्टर्स को स्केलर से पहले मल्टीप्लाई करके फिर दो जो वेक्टर आए उनको ऐड करें, ये जवाब ठीक सेम होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर वेक्टर एडिशन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर स्केलर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर स्केलर एडिशन का मतलब ये हुआ कि हम अगर दो स्केलर को ऐड करने के बाद वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या उस वेक्टर को अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो जवाब सेम होगा। मतलब यह है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल दो स्केलर हैं,
एक वेक्टर है, मैं 2u निकाल रहा हूँ, मैं 3v निकाल रहा हूँ, फिर इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ एक वेक्टर आ रहा है। तो ये वही वेक्टर होगा अगर मैं पहले 2 को 3 में ऐड कर लूँ, यानी 5 बन जाए, और मैं 5 क्या यहाँ पर u ही है, ठीक है, 2u प्लस 3u, कि इसी u को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसी u को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास जो ये यहाँ वेक्टर आएगा वो वही होगा अगर मैं 5u निकालूंगा, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर सेम होंगे, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर स्केलर एडिशन। उसके बाद क्या है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर स्केलर एडिशन हो गया। उसके बाद है कंपैक्टिबिलिटी ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये कंपेटेबल होता है किस में, अगर हमारे पास दो स्केलर हों, दो स्केलर कौन से हों, जैसे इसने सी और डी लिया हुआ है, ठीक है, ये दो स्केलर हैं। वो ये कह रहा है कि अगर मैं पहले डी को यू से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं यहाँ पे 2u ले लेता हूँ और एक वेक्टर आ जाएगा, उसको मैं दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो वो यही होगा अगर उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ। और इसी तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हम 1 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को 1 से, यानी स्केलर हम 1 ले लें, तो जाहिर बात है उसके हर एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ये वेक्टर्स की एडिशंस की और उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। एक तो वह एबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन, और दूसरी बाकी 5 प्रॉपर्टीज उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। तो अब हम आते हैं कि अगर कोई जर्नल सेट, R2 R3 Rn नहीं, कोई भी जर्नल सेट, मसलन उसमें मैट्रिसेस हो सकते हैं, उसमें पोलिनोमियल हो सकते हैं, उसमें सीक्वेंस हो सकती हैं, उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, व्हाटसोएवर, कोई भी सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसमें हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल 2x2 के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ABCD रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन क्या है, यूजुअल एडिशन है ना। तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होगी, हम इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं, अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, अल्फा को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या ये मैट्रिसेस अंडर दिस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, या हम फंक्शन ले रहते हैं तो फंक्शन पे जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे, पोलिनोमियल पे, जैसे मेरे पास एक पोलिनोमियल है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 का, ठीक है। तो इसी डिग्री 2 का मेरे पास अगर एक और पोलिनोमियल हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि a'(x² प्लस b'(x प्लस c', तो अब इनकी एडिशन क्या होगी, इनकी एडिशन ये होगी कि हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लें, हमारे पास एक नया पोलिनोमियल आ जाएगा। तो क्या ये इन 10 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये k से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस c से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ R2 R3 या फिर Rn ना रखें, यही वेक्टर्स जो आपके पास R और R3 में जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 10 प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये किसी जर्नल सेट पर हों तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस हमारे पास एक्चुअली इन्हीं प्रॉपर्टीज की जनरलाइजेशन है, किस पे, एक जर्नल सेट पर, और वो जर्नल सेट कौन सा है, कोई भी सेट आ जाएगा। अब हम आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ वेक्टर स्पेस की, या वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ द रियल नंबर R। अब ये जो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर R है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्केलर हैं वो हम रियल से ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या, नॉन एम्प्टी सेट V, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम अपने सेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हम रख रहे हैं कोई भी नॉन एम्प्टी सेट V विद 2 ऑपरेशंस, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ इसने फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन को हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ाएं। और अगर ये इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, यानी सबसे पहले अंडर एडिशन वो क्लोज हो, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज हो, और उसके अलावा अब यहां पर देखें इसने 8 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, 2 प्रॉपर्टीज इसने नहीं लिखी। अब 2 प्रॉपर्टीज क्यों नहीं लिखी हैं, वो यहां पर ऊपर उसने लिखा हुआ है, ठीक है, कि
ये जो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 एक्चुअली इसने जब बाइनरी ऑपरेशन की बात की है तो वही बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही यही होता है कि वो क्लोज होता है। ये मैं ग्रुप थ्योरी में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इन दोनों को बेशक इन 8 प्रॉपर्टीज के साथ शुरू में लिख लें कि ये जो है वो फॉर u प्लस वी फॉर u एंड v, for all u and v belong to v, u plus v belong to v। एक ये आ गया। और दूसरी प्रॉपर्टी बेशक आप पहले में लिख लें एंड में लिख लें, वो ये वाली है कि हमारे पास जो है वो किसी भी सी वी जो है वो वापस मेरे पास v में होगा, यानी ये क्लोज होगा अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। तो ये अगर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है इसका नाम है वेक्टर स्पेस। हो गया। अब हमने अभी देखा है कि आर एन विद स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, तो इसका मतलब हुआ कि आर एन जो है वो वेक्टर स्पेस है। अब कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जीरो वेक्टर इन आर एन इज यूनिक, यानी आइडेंटिटी यूनिक होती है। ये हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था। एडेटिव इनवर्स यूनिक होता है। अगर हम स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है वो जीरो उस वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वेक्टर जीरो हो जाएगा। और अगर हम जीरो वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है जीरो वेक्टर का मतलब ये है कि उसका हर कंपोनेंट जीरो है। तो जब हर कंपोनेंट जीरो है तो सी मल्टीप्लाई होगा तो फिर जीरो वेक्टर बन जाएगा। अब यहां पर आपने याद रखना है कि जीरो स्केलर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो वेक्टर आएगा, और जब आप किसी स्केलर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो वेक्टर आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं -1 से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जाहिर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी हर इंट्रीज जो प्लस थी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। और उसके बाद यह है कि अगर हमारे पास सी यू जीरो हो, यानी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है, तो हमारे पास दो सूरतें हैं, या सी जीरो होगा या यू जीरो होगा, या डेफिनेटली दोनों जीरो होंगे। यानी दोनों में से कम एक लाजमी होगा, या सी जीरो होगा या यू जीरो होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाए। ऐसा पॉसिबल होता है। ऐसा पॉसिबल हमारे पास रिंग थ्योरी में होता है। जब हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से वो जीरो हो जाता है। फिर उसको हम क्या नाम देंगे वो वहां की बात है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली। अब हम एग्जांपल्स देखने के लिए हमारा फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सेट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उस पर एडिशन कैसे डिफाइन होती है, फिर देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है, और फिर इन 10 एक्सियम को आप प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ज़बानी भी देख सकते हैं कि वो ये बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आप देख लें। रियल नंबर का आपको पता है क्या होते हैं, हमने डिटेल में पढ़े हुए। इनमें एडिशन कैसे होती है, इनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। इसमें मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ही बात। वजह क्या, क्योंकि सी भी आर में है और एक्स भी आर में है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपल जो हमारे पास याद है आर के ही दो एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ही बात हो गई। तो इसके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत ही हमारे पास वेक्टर स्पेस बता रहा है। तो आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। ओवर आर का मतलब हम स्केलर भी आर से ले रहे। आर टू अभी जो हमने पढ़ा डायमेंशंस यानी प्लेन वेक्टर्स, यानी R2 में जो वेक्टर्स थे तो उनकी एडिशन कैसे होती है ये भी हमने देख लिया कि हम x कंपोनेंट को x में और y को y में, यानी i j की फॉर्म में भी मैं आपको बता दिया। और इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है। तो कंक्लूजन क्या है कि ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर फील्ड R। इसी तरीके से R3 को आप देख लेंगे तो ज़ाहिर उसमें एक कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा, तो उसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है, ये भी वेक्टर स्पेस है R पे। इसी तरीके से अगर आप Rn पे चले जाएंगे तो Rn के एलिमेंट्स अभी हमने देखे, उसको बल्कि हमने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से पहले। तो ये भी एडिशन और अंडर एडिशन दिस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये भी वेक्टर स्पेस बन जाता है। अच्छा, उसके बाद पोलिनोमियल्स हैं। अब जो पोलिनोमियल हैं वो क्या हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल अभी एक्चुअली आपके पास ये चीज़ है कि मेरे पास an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस अप टू सो ऑन a1 x प्लस a0। ठीक,
तो ये एक पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल हमारे पास डिग्री n का है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम डिग्री इसकी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जो हम आर ऑफ एक्स रख रहे हैं। तो किसी भी तरह का पोलिनोमियल होगा, किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, वो इसमें आ जाएगा। तो ये जो आर ऑफ एक्स है इसको आपने याद रखना है, ये रिंग थ्योरी में भी हमारे काम आएगा। तो ये आर ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन है कि हमारे पास ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल हैं जिनमें ये जो कोफिशिएंट हैं, कौन से वाले, ये जो कोफिशिएंट हैं आर एन, ये वाले ए एन माइनस वन, ये आर में से होंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। इसकी एडिशन कैसे होती है, ज़ाहिर है हमारे पास दो पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 4x माइनस 1, और दूसरा पोलिनोमियल में ले रहा हूँ x³ प्लस x, ठीक। अब होगा क्या, अब इनको ऐड करने का तरीकाकार ये है कि हम इनके जो इक्वल, ये जो x की जो पावर्स होती हैं, इनके कोफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो इसका x³ का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर है ही नहीं, तो ये x³ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मेरे पास x² का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो 2x² आ जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ 1 है, तो 5x आ जाएगा। और यहाँ कांस्टेंट -1 और यहाँ कांस्टेंट 0 है, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स ऐड हो गए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसी को बिलफर्ज ये जो आखिरी वाला पोलिनोमियल मैंने लिखा था, इसको फॉर एग्जांपल मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो पोलिनोमियल में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन किया है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। अच्छा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू n, फॉर एग्जांपल मैं अब फिक्स कर देता हूँ कि 5 डिग्री या उससे छोटे जो पोलिनोमियल हैं, तो ये सेम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। लेकिन क्या ख्याल है आपका, यहाँ एक क्वेश्चन है जो आपने खुद ही करना है, उसको देखना है कि अगर हम यहाँ डिग्री इक्वल टू n रख लेंगे तो क्या बनेगा, क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर ये जो लेस आर इक्वल की जगह सिर्फ इक्वल रख लेते हैं। मतलब मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो मेरे पास वो तमाम पोलिनोमियल जो डिग्री 5 के हैं, क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएंगे। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम है पोलिनोमियल्स की। उसके बाद है सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब जो सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को हम, अब पोलिनोमियल फंक्शन में फ़र्क क्या है कि पोलिनोमियल के हम इक्वल टू 0 या समथिंग कुछ भी नहीं लिख रहे, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और इस वेरिएबल में हम पोलिनोमियल लिख रहे हैं। फंक्शन की बात क्या है, फंक्शन ज़ाहिर है मेरे पास फिर इस तरह की फॉर्म में है x² + 1, यानी हम इस पोलिनोमियल को जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर रख लेते हैं तो मेरे पास फंक्शन बन जाता है, जिसको हम f ऑफ x भी कहते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x3, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये हमारे पास तमाम फंक्शन है। तो इसमें से वो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस है, तो जो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उनकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, फॉर एग्जांपल f ऑफ x मेरे पास जो है फंक्शन है वो है x², ठीक है, और ये f1 है। f2 ऑफ x एक दूसरा फंक्शन, या मैं g ऑफ x रख लेता हूँ, चलें। तो एक और फंक्शन में डिफाइन कर लेता हूँ g ऑफ x, और वो मेरे पास बराबर है x-1 प्लस x-1 के, सपोज करें दो डिफरेंट फंक्शन हैं। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, हम सिंपल इनके इस साइड जो पोलिनोमियल्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पोलिनोमियल को किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर रख लेंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा, और इसके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैसे ही बन जाएगी जैसे पोलिनोमियल्स हैं। तो ये भी अंडर दिस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। याद रखना, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी बाज़ औक़ात होता क्या है कि हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस नहीं होते, कहीं ना कहीं जाके उनका मसला बनता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू, आप देखेंगे x, ये कॉन्टिन्यूस है पूरे r पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फंक्शन रखूँ f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, आप देखेंगे ये जो डोमेन और रेंज हमने निकाली थी, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है जब सेट ऑफ रियल नंबर की मैं बात करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो डिफाइन ही नहीं है, कहाँ पर, 0 से नीचे। तो नेगेटिव नंबर पे तो ये डिफाइन नहीं है, लिहाजा वहाँ कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल 1/x² - 1। अब यहाँ पर देखें ना, ये 1 पे डिफाइन है ना -1 पे डिफाइन है, तो जहाँ फंक्शन डिफाइन ही नहीं है वहाँ कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ फंक्शन तो
पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, कुछ पूरे पे नहीं होते, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो इंटरवल क्या है, वो इंटरवल हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सेट ऑफ ओवर इंटरवल ए भी सेम बात है। तो ये भी हमारे पास क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। उसके बाद आपके पास मैट्रिसेस हैं, जो भी हम डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं पीछे। तो मैट्रिसेस की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को आपको आती होगी, क्योंकि वो भी हमने पढ़ी हुई है। तो ये जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये नोटेशन अभी हम पीछे लेक्चर में करके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, यानी तमाम 10 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब आपको पता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर तो ग्रुप ही नहीं बनाता, कि ये अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज तो होगा, बल्कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप आर के किसी एलिमेंट को, नेगेटिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 है, तो 5 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास -10 आ जाएगा, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ सादी सी बात यह है कि यहाँ तक शायद हमें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये फंक्शन जो है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसने पॉजिटिव रियल नंबर रखा है। इसी तरीके से एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ फेल होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास सब प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होती हैं, कोई एक आध प्रॉपर्टी जो है ना वो जाकर क्या होती है, होल्ड नहीं करती। और इसी तरीके से हमारे पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं। वही बात है कि जिसमें आप ज़ीरो को निकाल देंगे, तो ज़ीरो को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखें, तमाम बाकी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में हम ज़ीरो को निकाल देंगे, वे बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बाय आइडेंटिटी के, इसमें आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद है वेक्टर स्पेस विद पॉजिटिव कंपोनेंट नॉट टू। यह भी जो मैंने बात की थी, यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो वी है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये अभी हमने जो लिखा था। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाली जो लाइनें मैं लिख रहा हूँ ये नहीं है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि इन रेड लाइंस को छोड़कर बाकी जो स्पेस आएगी वो। अब यहाँ पर आप देखें कि ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास ये अंडर एडिशन और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज क्यों नहीं है, कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक वेक्टर है 2 और 3, अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -2 और -3 इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज नहीं है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। फील्ड मैटर करती है, ठीक है। ये स्केलर हम कहाँ से ले रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर हम इसी को जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर रख लें तो क्या होगा, क्या ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर फील्ड बनाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर फील्ड नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं बनाता, तो फील्ड कहाँ से बनाएगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, और वो एग्जांपल कौन सी है, ये वाली, कि वेक्टर्स ऑन द लाइन नॉट थ्रू द ओरिजिन। तो अगर हमारे पास जो है वो वेक्टर्स हों, यानी लाइंस हों, ठीक है, फंक्शन जैसे y = x+1 x+2 mx+c समझ लें, लेकिन वो ओरिजिन से ना गुजरती हो, वो वाली लाइन हम एक्सक्लूड कर दें, तो ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। इसी तरीके से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अभी मैंने आपसे बात की थी कि ये भी नहीं बनाता, लेकिन इसमें आपने देखना है, इसने बल्कि नीचे रीज़न भी दी हुई है कि एडिशन ऑफ द 2n पॉलिनोमियल में प्रोड्यूस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n। ये चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बात आ गई यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² + 4x + 1, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। एक मेरे पास है 3x² + 5x - 2। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो अगर मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एग्जैक्टली डिग्री 2, तो इसका मतलब है जब मैं दो पॉलिनोमियल के डिग्री 2 के दो पॉलिनोमियल को ऐड करूँ तो वापस मेरे पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ही आना चाहिए। लेकिन इस सूरत में क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास ऐसा पॉसिबल है कि मैं दो पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, एक p(x) और q(x), तो ये जो दो पॉलिनोमियल में ले रहा हूँ, तो ये पॉलिनोमियल ऐड करने से मेरे पास एग्जैक्टली उस डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं आ रहा, बल्कि उससे कम आ रहा है। तो वही बात कर रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम दो डिग्री के पॉलिनोमियल्स को ऐड करूं और वो हमारे पास क्या हो जाए,
उससे लेस चले जाए तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ यहाँ होल्ड नहीं करेगा। वो कब होगा? जब मेरे पास इसकी जो हाईएस्ट पावर है उन दो पोलिनोमियल्स की जो कोफिशिएंट हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो वो फिर ये होगा कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन पॉजिटिव ऑन एन इंटरवल, ठीक है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस जो किसी इंटरवल पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, ये भी नहीं बनाएगा। उसकी वजह क्या है कि जब हम उसको किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस? R3 R है, उसके बाद B C D। अब यहाँ C को अगर आप देखें तो इसने जो कंडीशन लगाई हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका मतलब है R3 के हम वो तमाम एलिमेंट ले रहे हैं जिसमें तीनों पॉजिटिव हैं, वो जो मैंने आपको प्लान में अभी विजुअलाइज करवाया था। तो इसका मतलब अगर हम इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक R3 का एक इसका ये जो सेट है इसका एक एलिमेंट है 1 2 3, इसको जब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये आ जाएगा -1 -2 -3, ठीक है। तो इसका ये तो वापस इसमें नहीं आया क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z भी नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली v इज इक्वल टू दिस इज अ वेक्टर स्पेस, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? यानी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस इंटरवल 0 1 से r पर डिफाइन क्या फंक्शन है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 0 1 पे जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन बनेगा? बनेगा तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? इसी तरीके से उसने लिखा मान लिया एडिशन, मान लिया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और R2 में दो एलिमेंट्स हैं तो ये सिंपल है वेक्टर की एडिशंस है, यानी हम u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और v को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इन एमसीक्यूज को आप क्या करेंगे, इनको देख लें और इसके एंड पर आंसर्स कीज भी दी हुई हैं विद एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर उसने लिखा है, ये देखें क्वेश्चन 2 में f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इज नॉट प्रिजर्व्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। वजह क्योंकि 0 फंक्शन मिसिंग है। जब आपके पास f ऑफ 0 1 दे रहा है तो इसका मतलब इसमें 0 फंक्शन नहीं होगा। सिमिलर ये आंसर की हैं, इनको आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपने इस लेक्चर को डिटेल में देख लेना है, आपने वेक्टर स्पेस की एक्सिम्स को देख लेना है, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेना है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपके पास सेट क्या होगा, यानी अगर आपको ज़ाहिर है जो है PSC लेवल के आपको क्वेश्चन आने हैं वो इस लेवल के आने हैं कि आपको कोई सेट दिया हो और कहा जाए कि ये यूजुअल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। तो उसके लिए आपको सेट का पता होना चाहिए, उसके जनरल एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसके वो तमाम एक्सियम सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अच्छा, उसके बाद अगर आपको कोई सेट दिया जाता है और वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपनी डिफाइन करते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि सेट, जैसे मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले लूँ और उस पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अपने रूल में डिफाइन कर दूँ कि इसका एडिशन का मतलब यूजुअल एडिशन नहीं है, इसके एडिशन का मतलब ये है कि ऐसे ऐड कर लेंगे या ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो इसको भी आपने देखना है। तो वहाँ पर आपने क्विकली क्या करना है, यानी वेक्टर स्पेस के लिए कि आप सबसे पहले सेट देखेंगे, उसके एलिमेंट्स देखेंगे कि उसके एलिमेंट किस तरह के हैं, फिर आप देखेंगे कि वो ऐड कैसे होते हैं, उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे लगता है। तो वहाँ से आप क्विकली तमाम 10 के 10 एक्सियम्स जो हैं उनको सेटिस्फाई करवा लेंगे। मोस्टली जो है वो प्रॉब्लम होता है, वो आपका प्रॉब्लम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की राज से, और कभी कभी आपके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या कहीं अभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो बाकी मोस्टली जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे एसोसिएटिव है। अब जैसे मैट्रिसेस को देख लें, अब वो एडिशन के लिहाज से तो कम्यूटेटिव बन रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आ नहीं रही। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं,
यानी वो बाज़ औक़ात अगर आपको सेट देंगे, उस पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देंगे, वो डेफिनेटली ऐसा होगा कि जिसमें या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो क्लोज नहीं होगा अगर वो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा, या तो एडिशन के लिहाज से वो क्लोज नहीं होगा। तो जब हम सब स्पेस पढ़ेंगे, उसमें सब स्पेस क्राइटेरिया पढ़ेंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय के आप वेक्टर स्पेस की पूरी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाने के, आप वहाँ पर सब स्पेस क्राइटेरिया को क्या कर लेंगे, हम वो देख लेंगे, तो हम क्विकली पता चल जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारी सब स्पेस के हवाले से।